नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सिंह आप सबका अपने जीनियस बाराबंकी में स्वागत करता हूं। आज से ज्योग्राफी यानी भूगोल की नई श्रृंखला शुरुआत की जा रही, जो वास्तव में हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए है, जिसमें आपके लिए टीजीटी, पीजीटी यानी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीआईसी तथा एलटी एवं जो अभी केवीएस के फॉर्म पढ़ रहे हैं, केवीएस के लिए जो भी जियोग्राफी का कंटेंट है, ज्योग्राफी का, भूगोल का, उससे संबंधित सभी पक्ष यहाँ पर हम आपसे देखेंगे। लगभग प्रतिदिन या अल्टरनेट डे पर आपको आपको लेक्चर मिलता रहेगा। साथ में लेक्चर में कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी और उसके साथ उस टॉपिक से संबंधित जितने क्वेश्चन आंसर आपके इन सभी पेपरों में आए हुए हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास आपको रहेंगे, जो टॉपिक वाइज आपको यहाँ कराया जाएगा, वो भी भूगोल से संबंधित। शुरुआत हम आज पहला पीरियड है, इसके लिए आपको आज हम शुरुआत केवल करेंगे, चूंकि आपको पता है जब आप भूगोल की शुरुआत करते हो तो भूगोल में क्या क्या आपको पढ़ना है, जो आपको इन एग्जामों के लिए टीजीटी, पीजीटी या जेआरएफ या नेट या जीआईसी या फिर एलटी केवी या केवीएस के लिए आपको जो पढ़ना है, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं तो सबसे पहले आपको अगर ध्यान देंगे तो आपको पढ़ना क्या है, तो उसमें सबसे जरूरी है जो आप फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में प्रादेशिक भूगोल यानी भारत का भूगोल भी आपको देखना है। हम आज इस श्रृंखला में पहला टॉपिक आपके सामने लाए हैं और पहला टॉपिक किससे संबंधित है, ये केवल और केवल आपसे इससे मानव भूगोल जो भूगोल है यानी भौतिक भूगोल या हम टोटल भूगोल की बात करें तो भूगोल की परिभाषा से संबंधित है। यानी भूगोल की परिभाषा से इनसे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं की चर्चा करेंगे और इनके जो कोटेशन है यानी किन संबंध में क्वेश्चन बने हैं उनकी बात करेंगे। तो हम आज 10 क्वेश्चन की बात करेंगे और भूगोल में पहला टॉपिक जो आपका भूगोल की परिभाषा से शुरुआत होती है, ये कंटेंट शुरू करेंगे। आपको ध्यान रखिएगा, विशेष क्लास है कि आपको अन्य जगह ऐसे टॉपिक वाइज आपको सिलेबस कवर करते हुए दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर आज हम पहली बार आपके सामने शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मानव भूगोल यानी भूगोल। भूगोल में हम शुरुआत करते हैं परिभाषा से। परिभाषा क्या है, तो भूगोल की परिभाषा आप पहले पढ़ चुके हैं कि भूगोल को हम एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक शब्द दिया हुआ है जियो, और फिर उसको कई कंटेंट में लिख दिया गया है जैसे जियोग्राफी, तो इंग्लिश में इसको हम जियोग्राफी कहते हैं, लेकिन वास्तव में भूगोल की परिभाषा समय समय पर अलग लोगों ने अलग अलग दी हैं और ये हर क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में दिए गए हैं। जैसे पहला कि एच बैरोज ने भूगोल को क्या कहा था, तो एच बैरोज को ध्यान रखिएगा कि जो एच बैरोज हैं इन्होंने भूगोल को किस रूप में परिभाषित किया था, तो भूगोल की पहली परिभाषा है कि इन्होंने बताया था कि भूगोल वास्तव में क्या है। तो आप कहते हो इन्होंने बताया था कि भूगोल होता क्या है, तो एच बैरोज ने बताया कि भूगोल वास्तव में मानव और जो पारिस्थितिकी है यानी पर्यावरण है, तो मानव और पर्यावरण के मध्य के संबंध को हम भूगोल की संज्ञा देते हैं। ये कई बार आपके नेट यूजीसी के पेपर में और आपका एलटी, जीआईसी और यह आपका टीजीटी, पीजीटी में आप पेपर सॉल्व करते होंगे तो उसमें पाए होंगे कई जगह आपका नाम ये आता है बैरोज का। ध्यान रखिएगा कि भूगोल की जो परिभाषा है उसमें एक सटीक परिभाषा पूछी जाती है कि मानव एवं पर्यावरण के मध्य के संबंध को भूगोल के रूप में किसने परिभाषित किया, तो एच बैरोज ने किया है। यह आपके सामने एक कंटेंट है, इससे संबंधित अभी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो पहला यही है कि भूगोल की परिभाषा को एच बैरोज ने किससे संबंधित किया, तो मानव को पर्यावरण के संबंध के रूप में इन्होंने भूगोल को परिभाषित किया। इसी को अगर ध्यान से देखें तो इसी को हम बोल देते हैं मानव के साथ पर्यावरण, तो इसी को हम लिख दिए हैं ह्यूमन इकोलॉजी। यानी भूगोल को मानव और पारिस्थितिकी के संग संबंध की व्याख्या किसने की, भूगोल के रूप में बैरोज ने की, और इसी को इन्होंने ह्यूमन इकोलॉजी कहा। यानी भूगोल को वास्तव में इन्होंने मानव पारिस्थितिकी शब्द दिया यानी ह्यूमन इकोलॉजी, तो एच बैरोज। दूसरा, भूगोल को कई लोगों ने जब वर्णन किया तो एच बैरोज ने तो मानव पारिस्थितिकी कहा, लेकिन भूगोल को वर्णित करने के लिए
कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? कोरोग्राफिक शब्द, ध्यान रखिएगा कि कोरोग्राफिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था भूगोल के लिए? इमैनुअल कांट यानी ई कांट ने किया था। इन्हें आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र में आप जानते हैं कि ई कांट को आप दर्शन शास्त्र में एक क्रांतिकारी पहल के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया था। दूसरी चीज कि कांट भूगोल के बारे में लिखते थे, परंतु ये कहीं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर इन्होंने कहीं भी यात्रा नहीं की थी, क्योंकि आपको पता है दार्शनिक यात्रा करते थे, उसके आधार पर भूगोल का जन्म हुआ और उसी के आधार पर लिखी गई है भूगोल। लेकिन जो इमैनुअल कांट थे, ये कहीं की यात्रा, किसी महाद्वीप की यात्रा नहीं किए थे, नहीं करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते थे। इसीलिए अगर इनकी बात करें तो ये इनको आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। भूगोल को कोरोग्राफी के रूप में किसने परिभाषित किया? ई कांट ने। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, यानी भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने के लिए, परिस्थिति के साथ संबंध मानव का बताने के लिए भूगोल को उसमें परिभाषित किया किसने? तो आप कहते हो बैरोज ने। जबकि कोरोग्राफिक शब्द का यानी समय के साथ इसका जो प्रयोग किया वो इमैनुअल कांट ने किया। तथा अगला है कि कोरोग्राफी के स्थान पर क्रोनोलॉजिकल साइंस किसने कहा भूगोल को? तो भूगोल को क्रोनोलॉजिकल साइंस ए हेटनर ने कहा था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जामों में आया है, वो भी आप कहाँ पाएंगे? टीजीटी और पीजीटी में कई बार। ध्यान रखिएगा, ये टीजीटी पीजीटी का एक स्पेशल बैच है आपके लिए। तो ए हेटनर ने कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में भूगोल को वर्णित किया, जबकि कोरोग्राफी के रूप में इमैनुअल कांट ने परिभाषित किया था। चलते हैं अगले शब्द की ओर। ध्यान रखिएगा, भूगोल शब्द का अगला जो टॉपिक है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो भूगोल शब्द का, जियोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज को भूगोल के बारे में इन्होंने विशद अध्ययन किया था, और यही इरेटोस्थनीज हैं जो पृथ्वी की परिधि पहली बार ज्ञात किए थे। कितने मील? 25 माइल। ये नेट में पूछा गया आपके क्वेश्चन है, ये नेट में 2 क्वेश्चन इस पर बने हैं। कैसे? कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। दूसरा क्वेश्चन बना है कि भूगोल के जन्मदाता, ये शब्द याद रखिएगा, इनको वहां पर नेट में भूगोल के पिता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो पूछा गया है भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, या भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज किससे संबंधित थे? तो ये यूनान से संबंधित थे। किस देश से? यूनान से संबंधित थे। फिर अगला क्वेश्चन यही बना है कि जो इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि का मापन कितना किया था? तो ध्यान रखिएगा, कितना? 25,000 मील इन्होंने बताया था। और ध्यान रखिए, खगोल शास्त्र में जिस संप्रदाय ने योगदान दिया है, वो शुरुआती जो दौर था उसमें सबसे पहले किसने योगदान दिया था? यूनान संप्रदाय से। यूनान संप्रदाय ही खगोल शास्त्र को विज्ञान के रूप में जो बढ़ोतरी करने में या विकास करने में योगदान दिया, वो एक तरीके से सराहनीय था। ये भी क्वेश्चन आपके नेट में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इरेटोस्थनीज किससे संबंधित हैं? यूनान से। और यूनान से ही खगोल शास्त्र विज्ञान की शुरुआत हुई। और इरेटोस्थनीज ने क्या किया? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम भूगोल शब्द प्रयोग किया और पृथ्वी की ये परिधि मापन किए थे। और इन्होंने जो पृथ्वी की परिधि का मापन किया था वो 25,000 मील बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी अगले टॉपिक की ओर। फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन एक अलग का है, अभी कहीं भी पूछा नहीं गया कि फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी किसे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं, जेम्स रैनल हैं। ये भी याद आपको करना है, जेम्स रैनल को। चलिए अगली बात करते हैं, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये हम केवल भूगोल की परिभाषा से संबंधित प्रश्नों को आपके सामने लाए हैं। देखिए, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी आप एक किताब पढ़ेंगे, वो इन्होंने लिखी है। कई बार ये हर एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं, जितने भी हायर एजुकेशन के आप पेपर देते हैं सब में, कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किससे संबंधित बुक है? तो रेटजेल ने ये बुक लिखी थी। और रेटजेल को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक या पिता भी कहा जाता है। चलिए इसको छोड़ते हैं,
यहाँ तक आपके इससे संबंधित ये परिभाषाएं थी कि कैसे आपको भूगोल की किसने कौन सी परिभाषा दी। अगला एक है कि जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसमें एक शब्द आता है बेस बेस लेवल, आधार तल। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, लेवल है, लेवल। तो बेस लेवल, आधार आधार तल। आधार तल की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? J.W. पावेल। ध्यान रखिएगा आधार तल होता क्या है। तो आधार तल क्या है, अगर ध्यान आप देंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि अगर कोई पर्वत है, आपको पता है कि अगर कहीं पर्वत है तो पर्वत ऐसे एक ऊंचा उठा भाग है, जबकि निचला भाग पर जल। आधार तल क्या है कि ये पर्वत से जो नदियां निकलती हैं ये अपने आधार को तब गहरा करती हैं जब तक समुद्र तल के बराबर ना जाए। मीन्स समुद्र तल ही वो आधार तल है जिसके बाद नदियां अपरदन करना बंद कर देती हैं। और इसे सबसे पहले किसने बताया था? J.W. पावेल ने। तो आधार तल संकल्पना किसने दी थी? J.W. पावेल ने। याद रखिएगा कई बार आने वाला ये भी क्वेश्चन है। तो आपके सामने ये 5 परिभाषाएं थी। आगे बढ़ते हैं अगले परिभाषाओं की ओर। चलिए, आधार तल पावेल की बात किए थे, अब देखते हैं अगला जो आपके सामने प्रश्न था कि आधार तल के बाद एक आता है एक रूपतावाद। बहुत बार क्वेश्चन आपके नेट में या जीआईसी में या फिर आप एलटी जो आप देते हैं या टीजीटी पीजीटी में आप देखेंगे, बहुत बार ये आया हुआ क्वेश्चन है कि एक रूपतावाद सिद्धांत किसने दिया। तो ये भी चूंकि फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित है इसलिए यहाँ पर आपको देखना है किसने दिया था? जेम्स हटन ने। जेम्स हटन ने एक रूपतावाद सिद्धांत अपनी बुक थ्योरी ऑफ द अर्थ में प्रस्तुत किया था। ये प्रश्न आपके नेट में पूछा गया है कि जेम्स हटन द्वारा एक रूपतावाद सिद्धांत अपने किस बुक में प्रस्तुत की गई थी? ध्यान रखिएगा थ्योरी ऑफ द अर्थ। आपको किताब की एक श्रृंखला ही पढ़नी है, उसमें से एक बुक है थ्योरी ऑफ द अर्थ। तो जेम्स हटन द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है? थ्योरी ऑफ द अर्थ। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? एक रूपतावाद। मीन्स इन्होंने बताया कि प्रकृति में हर जगह एक रूप है, कि आप अगर किसी का वर्तमान देख रहे हैं तो उसका आप पिछला जो आप कहते हो अतीत वो आप देख सकते हैं। मीन्स कोई नदी, इन्होंने बताया अगर कोई नदी कहीं अपरदन कर रही है तो आप वर्तमान देखकर आप बता सकते हैं कि पिछले कुछ समय में इसमें अपरदन हुआ होगा। मीन्स यहाँ पर वर्षा या जल का कार्य संपन्न हुआ होगा, क्योंकि अपरदन अधिकांश किससे होता है? जल से हो रहा है। यानी नदी का अपरदन अगर कहीं लगातार दिख रहा है तो अवशेषों में भी उस अपरदन को प्राप्त किया जा सकता है। मीन्स इनके बीच जो वर्तमान है और अतीत के मध्य एक संबंध स्थापित होता है। इसी को इन्होंने किस रूप में परिभाषित किया? एक रूपतावाद। और इन्होंने इसी को एक शब्द में पिरोया कि वर्तमान अतीत की कुंजी है। यानी वर्तमान को हम देखकर अतीत को खंगाल सकते हैं। तो वर्तमान को अतीत से जोड़ने के लिए किसने जोड़ा? जेम्स हटन ने। तो ध्यान रखिएगा एक रूपतावाद जेम्स हटन ने दिया सिद्धांत, तथा किस बुक में दिया? थ्योरी ऑफ द अर्थ में प्रस्तुत किया। दूसरा, वर्तमान अतीत की कुंजी है, ये भी किसका कथन है? जेम्स हटन का। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए अगली बात करते हैं। यानी जेम्स हटन से संबंधित कितने क्वेश्चन हो गए? 3। इनकी बुक, एक रूपतावाद और इनका वाक्य कथन वर्तमान अतीत की कुंजी है। तो आज कम से कम इतना जरूर याद कर लीजिएगा, वर्तमान अतीत की कुंजी है। अगला चलते हैं, देखते हैं अपरदन चक्र किससे संबंधित है। तो ये WM डेविस। ये आपको एक लेसन के रूप में अलग से पढ़ना है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ केवल हम फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित परिभाषा और उनसे जो कुछ तथ्य हैं उनको सामने आपके लाए। ये डेविस और पेंक जो आप अपरदन चक्र पढ़ते हैं वो एक चैप्टर के रूप में देखते हैं। चलिए, तो अपरदन चक्र किससे संबंधित है? डेविस से। अगला, पृथ्वी के अगर हम बात करें, एक शब्द अलग से आप पढ़ते हो कि जो आप एग्जाम देते हो तब आप जानते हैं कि हर एग्जामों में ज्योग्राफी के 2 पार्ट होते हैं, एक विश्व भूगोल और एक भारत का भूगोल। इसी को जब आप ज्योग्राफी के लैंग्वेज में पढ़ते हो तो जो विश्व का भूगोल है उस सामान्य भूगोल के अंतर्गत आता है, जबकि जो भारत का भूगोल हम पढ़ते हैं, जैसे पाकिस्तान में रहेंगे तो वहाँ का भूगोल पढ़ेंगे, अमेरिका में रहेंगे यूएसए में रहेंगे तो यूएसए का भूगोल पढ़ेंगे। तो वो जो भूगोल होता है वो प्रादेशिक भूगोल होता है। ध्यान रखिएगा कहीं भी हम जब बात करते हैं भूगोल की तो कोई भी देश में जो भूगोल पढ़ा जाएगा वो एक सामान्य भूगोल होगा,
जो आप फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, थॉट ये पढ़ते हैं वो अलग है, जबकि उस देश उस प्रदेश का जो एक अपना भूगोल होता है वो कैसा होता है, प्रादेशिक भूगोल। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, वारेनियस। किसने, वारेनियस। ये वारेनियस सामान्य भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल पर लिखने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनको दोनों को अलग किया था, सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। ध्यान रखिएगा वारेनियस कहाँ के हैं, ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं। पूछा जा चुका है कि इनके मिलान करने को आता है, तो ध्यान रखिएगा वारेनियस कहाँ के हैं, जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं। अब बात करते हैं थोड़ा अलग के टॉपिक। एक शब्द आपको अभी जो आप रेगुलर जब शुरुआत करेंगे तो उसमें पहला ही जब परिभाषा आप पढ़ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भूगोल में हमको पढ़ना क्या क्या है। वास्तव में भूगोल में आपको 3 ही चीजें पढ़नी है, यानी एक तो जब भौतिक भूगोल की शुरुआत करेंगे तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी पर जो उच्चावच होते हैं, उच्चावच टोपोग्राफी होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। जो स्थल मंडल है हम इनमें तीनों यही केवल पढ़ते हैं और इन्हीं की चर्चा भी करते हैं। कैसे, पृथ्वी पर जो उच्चावच होते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक प्रथम श्रेणी के उच्चावच, दूसरे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। अगर हम बात करें प्रथम श्रेणी के उच्चावच में कौन आते हैं, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में केवल महाद्वीप और महासागरों को रखा गया है, जैसे प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, ये सब महासागर हैं। इसी तरीके से महाद्वीप जैसे यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सब क्या हैं, ये सब प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। यानी प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागरों को सम्मिलित किया जाता है। जबकि द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन से शामिल किए जाते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच उसमें शामिल होते हैं, अधिकांश इसमें वो उच्चावच हैं जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जिनका निर्माण होता है, वो चाहे पर्वत हो, पठार हो, भ्रंश हो, मैदान हो, तो आप कह सकते हो कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा निर्मित जो उच्चावच हैं उनको हम द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। जबकि अगर इसी को अपोज करें कि द्वितीय श्रेणी के अपर्दन पर जब अपक्षय और अपर्दन का कार्य होता है तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच का निर्माण होता है। इसीलिए तृतीय श्रेणी के उच्चावच में अपक्षय और अपर्दन से बनी आकृतियां रखते हैं। जैसे आप इसे आगे पढ़ेंगे, चूना पत्थर की चट्टानें, नदीकृत स्थलाकृतियां या नदी के कार्य, या वायु द्वारा अपर्दित या निक्षेपित स्थलाकृतियां। ये जो आप पढ़ते हैं टोपोग्राफी में स्थलाकृतियां यानी नदियों के कार्य, ग्लेशियर के कार्य, ये जितने आप पढ़ेंगे, जैसे आप एक उदाहरण एक्श्वरी, दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, या ग्लेशियर के द्वारा जैसे ड्रमलिन। तो जब इनकी हम चर्चा करेंगे तो हमेशा किस में आएंगे, ये तृतीय श्रेणी के एक स्थल रूपों में या उच्चावच में इन्हें रखा जाता है। तो पृथ्वी पर जितने भी उच्चावच होंगे वो 3 श्रेणी में आएंगे। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागर, द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार, मैदान और भ्रंश यानी फाल्ट को रखा जाता है, तथा तृतीय श्रेणी में अपक्षय अपर्दन से बनी स्थलाकृतियां यानी अपक्षय अपर्दन के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उनको हम कहाँ रखेंगे, तृतीय श्रेणी में। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कौन से प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। आगे इसी चर्चा करते हैं। ये जितने पॉइंट आपके सामने थे इनसे संबंधित जो आपके जितने भी एग्जामों में प्रश्न आए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। चलिए आप देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि आपने इसमें कितना देखा है। चलिए सबसे पहला अगर बात करें क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जो अभी आपको बताया गया था कि पहला क्वेश्चन है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी। याद रखिएगा ये कई बार आया क्वेश्चन है, फिर आपके काम आएगा। कैसे, मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया, यानी ह्यूमन भूगोल को वास्तव में ह्यूमन इकोलॉजी किसने कहा। तो आपको अभी आंसर आपको बताए थे कि H.H. बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ मैंने एक चीज और बताई है कि आप अक्सर अगर ध्यान देते होंगे तो अभी मैंने बताया कि मानव पारिस्थितिकी का मीन्स क्या है। तो मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो बैरोज ने कहा भूगोल वास्तव में क्या है, मानव पारिस्थितिकी अध्ययन है। यानी मानव का पर्यावरण के साथ जो संबंध है, पर्यावरण के साथ संबंध, वही क्या कहलाता है, भूगोल। यानी भूगोल के अंतर्गत इन दो चीजों का अगर अध्ययन कर लें और इनके मध्य संबंध स्थापित कर दें, उसी को हम क्या बोलेंगे, भूगोल। तो इन्होंने मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन
मॉर्फोलॉजी के रूप में किसको परिभाषित किया, भूगोल को। किसने, H.H. बैरोज। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन था, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप भी लोग पढ़ते रहिएगा। किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया। अभी ये क्वेश्चन आपको, अभी आपके सामने ये चर्चा हुई है कि कोरोग्राफिक शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो किसने किया था, तो बी वारेनियस, वान हम्बोल्ट, इमैनुअल कांट या सी रिटर। ध्यान रखिएगा, कौन, इमैनुअल कांट ने ये प्रयोग किया था। कांट को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है, ये मैंने अभी बताया। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र भी के भी ज्ञाता थे, भूगोल के भी ज्ञाता थे, लेकिन ये भूगोल लिखते समय किसी भी महाद्वीप या देश की यात्रा नहीं किए थे, क्योंकि उस समय एक सबसे मेजर पहलू था, जितने भी भूगोलवेत्ता थे ये यात्रा करके, दार्शनिक के रूप में यात्रा करके फिर उसके बारे में अध्ययन करके लिखते थे, लेकिन उन्होंने यात्रा नहीं की थी, इसीलिए इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन था कि यानी भूगोल को कोरोग्राफिक के रूप में किसने परिभाषित किया, ई कांट। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग, तीसरा क्वेश्चन क्या है ये आप लोग करिए, अभी बात हुई थी इसी पर। भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया है। अभी मैंने हाल ही बताया भी है कि नेट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान रखिएगा, नेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर जो आप जीआईसी या अभी केवीएस के फॉर्म, इनके क्वेश्चन कुछ अलग नहीं, इनके सब के क्वेश्चनों का संकलन एक साथ आपको यहाँ मिलेगा। हमने ये नहीं लिखा ये किस ईयर में पूछा गया, लेकिन सभी के मिले जुले ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया। अभी आपको बताया था कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा, देखिएगा किसने किया, इरेटोस्थनीज ने। ये बताए थे कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। हर बुक में आपको अलग अलग हिकैटियस शब्द मिलता है, लेकिन वास्तव में नेट में जब पूछा गया है तो क्वेश्चन सीधे सीधे लिख दिया गया है कि भूगोल के पिता के रूप में इरेटोस्थनीज। भूगोल के पिता एक शब्द ही डाल दिया गया, किसके आगे, इरेटोस्थनीज के आगे। तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज किस संप्रदाय से संबंधित थे। ये नेट का क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, भूगोल का पिता नेट में किसको माना गया है, इरेटोस्थनीज ने। क्यों, क्योंकि आप ध्यान रखिए भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। ये आपके लिए अलग से एक क्वेश्चन है, ये भी नेट में आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भूगोल के जनक, वही क्वेश्चन जो अभी आपको मैंने बताया है कि भूगोल के जनक, ये भी नेट में क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज किस स्कूल से संबंधित हैं। तो आप इसे मार सकते हैं, कौन सा, ध्यान रखिएगा कि रोमन से नहीं संबंधित है, किससे संबंधित हैं, ग्रीक या यूनान से संबंधित है। तो इनका संबंध किससे था, यूनान से था। और इरेटोस्थनीज ने किस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, भूगोल शब्द का सबसे पहले, यानी जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। यह आपके सामने था नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आधार तल। अभी आपके सामने बात हुई थी कि आधार तल की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो आपको बता चुके हैं कौन आधार तल की परिकल्पना का संपादन किया, तो आप कह सकते हो कौन, J.W. पावेल ने किया था। आधार तल होता क्या है, मैंने बताया ना कि समुद्र नदियों की कटाव की एक क्षमता होती है, और नदियां तब तक काटती हैं जब तक बेस लेवल या सागर तल को प्राप्त ना कर ले। जो सागर तल होता है वहां तक जब प्राप्त कर लेती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आधार तल, यानी नदियां केवल आधार तल तक शीर्ष अपरदन कर सकती हैं। इसी को J.W. पावेल ने क्या कहा, आधार तल। तो आधार तल की कल्पना किसने दी है, पावेल ने। ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों के हमेशा दिमाग में चलता है डेविस, क्योंकि अपरदन चक्र इन्होंने ही दिया था, नदी, क्योंकि इन्होंने नदीकृत अपरदन चक्र दिया था, पेनिप्लेन की परिभाषा दी है, यानी संकल्पना प्रस्तुत की। तो ये इससे संबंधित नहीं है कि आधार तल से। हाँ ये ठीक है, अपरदन और नदियों के अपरदन और उनके युवा प्रौढ़ा और वृद्धावस्था के बारे में बताया, यानी अवस्थाओं के बारे में बताया, लेकिन जो आधार तल है वो किससे संबंधित है, J.W. पावेल से संबंधित है। अभी ये क्वेश्चन हुआ भी है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यही वही क्वेश्चन जो आपके सामने अभी बताए गए हैं, केवल वही हैं, ये सब पूछे गए हैं। आप पेपर उठा के देखिएगा, जीआईसी का भी या नेट का, जेआरएफ का, या आप कह सकते हो जो आप इस समय देने जा रहे हो टीजीटी पीजीटी, काफी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वर्तमान अतीत की कुंजी है कथन किसने दिया? अभी मैंने कई बार बताया है, किसने? डेविस ने दिया? नहीं। रिच्टोफेन ने दिया? नहीं। पेंक ने दिया? नहीं। किसने दिया? जेम्स हट्टन ने दिया। जेम्स हट्टन किस बुक में दिया? ये आपको पीछे बताया जा चुका है, बुक को आपको रटना है। दूसरा, जेम्स हट्टन ने क्या दिया था? एक रूपतावाद। एक रूपतावाद, ध्यान रखिएगा कि वर्तमान अतीत की कुंजी है कथन किसने दिया? जेम्स हट्टन ने। और एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स हट्टन। ये दोनों पूछा गया है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एक रूपतावाद सर्वप्रथम किस किताब में प्रस्तुत किया गया? अभी इसी की चर्चा कर रहे थे आपसे। देखिए कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी? नहीं। जियोमार्फोलॉजी? नहीं। अनस्टेबल अर्थ? ये अर्थ नहीं है, अर्थ है, ध्यान रखिएगा, अनस्टेबल अर्थ। ये बुकें मैंने वही ली हैं जो आपके एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछी गई। एक लेक्चर आपके केवल बुकों पर होगा, जिसमें कम से कम 10 बुकें होंगी जो आपके एग्जामों में आती हैं। ये तीनों बुकें आपको पढ़नी है, और चौथी तो आप पढ़ ही रहे हैं, कौन सी? थ्योरी ऑफ द अर्थ। थ्योरी ऑफ द अर्थ किसने लिखा था? तो एक रूपतावाद सिद्धांत किसमें प्रस्तुत किया गया? थ्योरी ऑफ द अर्थ। एक रूपतावाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हट्टन ने। और हट्टन ने एक वाक्य कहा, कौन सा? कि वर्तमान अतीत की कुंजी है। ये तीनों शब्द आपके इनके बारे में हो चुका, तो ध्यान रखिए हट्टन किससे संबंधित हैं? एक रूपतावाद से। और इनकी बुक कौन सी है? थ्योरी ऑफ द अर्थ। ये अगला क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको मिलान करना है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे नेट का है फिलहाल। देखिए आपको मिलान करना है, फिलहाल मैंने इसको ध्यान देकर दिया है। देखिए आधार तल, आधार तल की बात अभी पिछले क्वेश्चन में हो चुकी है। कि आधार तल की संकल्पना किसने दिया है? पावेल ने। ठीक है, जो आपको आता है वो आप इसमें मिलान कर सकते हैं। दूसरा, अपर्दन चक्र, अपर्दन चक्र किससे संबंधित है? तो ये डेविस की संकल्पना है। अपर्दन चक्र किससे संबंधित है? डेविस की संकल्पना है। अपर्दन चक्र किसकी संकल्पना है? डेविस की। देखिए आधार तल किसकी संकल्पना है? पावेल की। जबकि अपर्दन चक्र किसकी संकल्पना है? डेविस की। दूसरा, अगर देखिए ये धारा दक्षता और क्षमता, ये किससे संबंधित है? ये गिलबर्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? गिलबर्ट। ये क्या है? धारा दक्षता क्षमता। तो ध्यान रखिए नदी की जो धारा प्रवाह होती है, जितनी धारा का वेग होता है उतना ही उसमें मिट्टी और कंकड़ बहाने की क्षमता होती है। और ये धारा प्रवाह के कितना होता है? धारा जो प्रवाह है, धारा प्रवाह की घात के 6 होता है। मतलब अगर किसी नदी की गति 2 गुना बढ़ जाए तो उसमें मिट्टी बहाने की या उसके अंदर जो क्षमता है मिट्टी को ले जाने की कितने गुना बढ़ जाएगी? तो आप कह सकते हो 2 को कितनी बार गुणा करके? 6 बार गुणा करके इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है गिलबर्ट का छठी घात का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा कि धारा के साथ मिट्टी बहाव की जितनी क्षमता या कंकड़ पत्थर की जितनी क्षमता, डेब्रिस की जितनी क्षमता होती है उसको किसने बताया? गिलबर्ट। और ये भी बताया धारा की गति अगर 2 गुना हो जाए तो 6 की घात, हम 2 की घात 6 कर सकते हैं, यानी धारा प्रवाह की गति की घात 6 ये है आपके कितनी क्षमता नदी की प्रदर्शित करता है। तो धारा दक्षता और क्षमता से कौन संबंधित है? जी के गिलबर्ट। जबकि समानांतर निवर्तन से कौन संबंधित है? ध्यान रखिएगा डब्ल्यू पेंक संबंधित है। कौन? डब्ल्यू पेंक संबंधित है। तो इन चारों में देख लीजिए फिर से, आधार तल डेविस संबंधित है, समानांतर निवर्तन पेंक संबंधित है, अपर्दन चक्र ये अपर्दन चक्र किससे? डेविस संबंधित है, आधार तल पावेल संबंधित है, धारा दक्षता और क्षमता गिलबर्ट संबंधित है, और इसे छठी घात का सिद्धांत कहते हैं, है ना? कौन सा? इसी धारा दक्षता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन सामान्य है फिलहाल, ये ना तो नेट में पूछा गया है ना तो आपके चलिए देखिए, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। पृथ्वी पर द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो पृथ्वी के द्वितीयक उच्चावच कौन से होते हैं आपको पता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ये प्रथम श्रेणी के, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी के उच्चावच केवल महाद्वीप और महासागर, जबकि पर्वत, पठार और मैदान किसके हैं, तब आप कहते हो ये द्वितीय श्रेणी के हैं। किसके, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। नदी और समुद्रकृत स्थलाकृतियां मीन्स यहाँ आप कह सकते हो कि अपक्षय और अपर्दन से बनी स्थलाकृतियां। तो अपक्षय और अपर्दन यानी बाह्य बल हैं, बाह्य बल के कारण जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनको तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, ध्यान रखिएगा कि पूछा गया है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है, तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत पर्वत, पठार और मैदान को सम्मिलित किया जाता है। ये आपके थे सारे क्वेश्चन जो आपके सामने, ये सारे क्वेश्चन यानी पहला टॉपिक है का केवल भूगोल की परिभाषा कंप्लीट हुआ। अगले नेक्स्ट क्लास में आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी बिग बैंग थ्योरी और उससे संबंधित जितने पक्षी क्वेश्चन है वो सबको यहाँ सम्मिलित करेंगे।